नमस्कार, SPT.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र। जहां दोस्तों आप देख रहे होंगे ये फाइल्स हैं, लेकिन ये फाइल्स कई कहानी कर रहे हैं। जहां सेना में भर्ती के क्या ऐतिहासिक तथ्य हैं, हम इस पर बात करेंगे। जहां हमारे साथ हैं डॉक्टर ईश्वर सिंह यादव। आप MBBS हैं और मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, और जिस प्रकार से युवाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं वो अति महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस प्रकार से सेनाओं में आपने संघर्ष किया, सेनाओं में युवाओं के लिए भर्ती के लिए, हम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानना चाह रहे हैं। सवाल आपका बहुत उम्दा है, क्योंकि किसी भी समस्या का जब तक आप उसके इतिहास उसमें नहीं जाते कि ये समस्या पैदा कैसे हुई, उसका आप निराकरण नहीं कर सकते और उस समस्या की जड़ में नहीं जा सकते। जब वो उस लड़के से मेरा इंटरेक्शन हुआ, मुझे पता पड़ा कि भाई जातिगत भर्तियाँ होती हैं, तो सब कुछ पूछने के बाद ज़्यादा हमें कोई सामग्री नहीं मिली, तो हमने इतिहास में जाने की कोशिश करी। और इसके इतिहास की ऐसे सबसे पहले हमारे यहाँ राजा महाराजाओं की फौज होती थी। हाँ, बिल्कुल सर। तो जिस जाति का राजा या महाराजा होता था, उसी जाति के लोग सेना में भर्ती हुए, उसकी सेना में भर्ती होते थे। जी जी, मतलब उसकी सेना में। जी जी। फिर अंग्रेज आए। अच्छा, अंग्रेज आए तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई जी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो मूलतः भर्ती करी वो गंगा जमुना मैदान के ही लोग थे जी। उसमें ब्राह्मण, भूमिहार, यूपी के गंगा जमुना मैदान के मुसलमान, अहीर और चमार, ये जो लोग ज़्यादातर उसमें भर्ती हुए। जी। फिर 1857 में एक म्यूटनी हुई। जी। उस म्यूटनी में आम आदमी जो सैनिक था उसने उनका विद्रोह करा। जी। और उस विद्रोह में जो विद्रोह हुआ उसमें मंगल पांडे, सूबेदार भोंदू सिंह यादव, इन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा। और मुसलमानों ने कारतूस के हिसाब से, जैसे चर्बी कहते थे कि भाई उसकी सूअर की चर्बी है, जो हिंदू थे उन्होंने जो विद्रोह करा वो गाय की चर्बी के हिसाब से करा। तो वो जो विद्रोह हो गया, जब विद्रोह ख़त्म हो गया तो विद्रोह ख़त्म होने के बाद रानी का राज आ गया। जी। जब रानी का राज आ गया तो जब रानी ने यहाँ एक एडमिनिस्ट्रेशन संभाला, तो उस एडमिनिस्ट्रेशन में 3 बातें हुई कि भाई फ़ौज में किसी तरीके से ऐसा सिस्टम लाया जाए कि फ़ौज में म्यूटनी या विरोध या अंग्रेज़ों की खिलाफत या अंग्रेज़ों के खिलाफ एक माहौल नहीं बने। जी। तो इस तरह से उन्होंने ये कहा कि भाई 1857 में जिन कम्युनिटीज़ ने, जातियों ने हमारा साथ दिया है, जी, उनको सेना में भर्ती किया जाए, बाकियों को सेना से दूर रखा जाए। ओके। इसका जो सबसे पहला जो आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन है, वो 1897 में हुआ। जी। और उसमें जो है आर्मी की भर्ती कास्ट पर आधारित कर दी गई। किस पे? कास्ट पर। और इसका एक और कारण था कि इसके कई कारण थे। पहला इसका फार्मूला था वो था रॉयल इज़ लॉयल, ओके, नेवर ट्रस्ट अननोन। मतलब जो रॉयल जातियां हैं, जिन जातियों के बड़े बड़े राजा महाराजा थे, ये लॉयल हैं, क्योंकि इन्होंने 1857 में सबने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। इसी से वजह से वो म्यूटनी फेल हो गई थी। दूसरा था नेवर ट्रस्ट अननोन, कि ये जो छोटे मोटे राजा महाराजा या छोटे मोटे जागीरदार हैं या जो छोटे मोटे लोग हैं, इन पे आप कभी विश्वास मत करो। एक बात। दूसरा उन्होंने कहा कि भाई अगर हम प्योर एक जाति की रेजिमेंट बनाते हैं तो वो जो सिपाही होगा उस जाति का, उसकी जो लॉयल्टी है, उसकी जो निष्ठा है, वो उसकी रेजिमेंट तक सीमित हो जाएगी। वो कभी राष्ट्र तक नहीं जाएगी। इसलिए उन्होंने वहाँ मेंटल ब्लॉक डेवलप करने के लिए इस जातिगत रेजिमेंट और क्षेत्रीय रेजिमेंटों का जन्म करा 1897 में। ओके। अब आती है फर्स्ट वर्ल्ड वार। जी। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार में सिपाहियों की कमी पड़ गई, तो उन्होंने भर्ती खोली तो दूसरे भी लोग काफ़ी भर्ती हुए। ऐसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार में हुआ। जी। और उसके बाद जो है उन्होंने उन जातियों को प्रचर्य देना शुरू करा जिन्होंने अंग्रेज़ों की हमेशा मदद की। जी। यहाँ एक बड़ा अच्छा इंसिडेंस है। जी। और वो इंसिडेंस जो है बड़ा ऐतिहासिक है। 1939-40 में, ये बड़ा थोड़ा सा लंबा है, मैं कट शॉर्ट करूँगा। 1939-40 में हैदराबाद रेजिमेंट, जिसके 3 टुकड़े थे, 3 हिस्से थे। जी। एक हिस्सा अहीरों का, एक हिस्सा जाटों का, एक हिस्सा कुमाऊनियों का। अच्छा। तो ये सिंगापुर में पोस्टेड थी। अच्छा। और सिंगापुर में अहीर सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। अच्छा। हाँ, उसकी एवज में आप ये देखिए कि जब 1945 में आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन तीसरा हुआ,
तो अहीरों को तो 25% ही रखा गया। कुमाऊं रेजिमेंट का निर्माण हुआ और कुमाऊं रेजिमेंट को कुमाऊनियों को इनाम के तौर पर जी बाकी 50% हिस्सा भी दिया गया। अच्छा। और दुर्भाग्य की बात है वो आज तक चला आ रहा है। ओहो, यहीं से शुरुआत कर सकते हैं कि पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेशन भी यहीं शुरुआत होगी। यहीं से शुरुआत होती है हर चीज़ की। जी जी। अब आप आगे देखिए, अब 1947 आ जाता है। 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है। जी तो जो जनरल करियप्पा थे, KM करियप्पा, जी वो पहले इंडियन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जी हाँ बिल्कुल। उनको फादर ऑफ द इंडियन आर्मी भी कहा जाता है। जी उन्होंने एक बड़ी ऐतिहासिक चिट्ठी लिखी थी। जी आज से इस देश में कोई भी सिपाही, जो भी सिपाही होगा वो भारतीय होगा, ना कि किसी जाति, धर्म और क्षेत्र का। अच्छा। अब इससे क्या हुआ कि वो जो जिन जातियों की रेजिमेंट थी वो बड़ी स्ट्रांग थी, पावरफुल थी, उनमें एक भगदड़ मच गई क्योंकि उनको पता था कि इसका कितना बड़ा फ़ायदा है। तो भगदड़ हो गई और वो नेहरू जी के पास गए और उन्होंने नेहरू जी से कहा कि भाई ये तो ऐतिहासिक है। अब ऐतिहास तो ये है कि इन्होंने अंग्रेजों की मदद करी, इसीलिए इनाम के तौर पे मिली थी। जैसे जलियांवाला बाग में जब सबने गोली चलाने से मना कर दिया तो गोरखाओं ने गोली चलाई, इसीलिए उनके आज जो है 26 रेजिमेंट तक भी बनी। जी जी हाँ, असली कहानी तो यहाँ है। तो डिसाइड तो ये हुआ था 1947 के बाद, 1952-53 में, 54 में, कि भाई चलो ऐसा करते हैं, नाम ये रख लो लेकिन भर्ती सभी जाति की होगी, इक्वल। जो उस मार्क को क्वालिफाई करेगा उसकी भर्ती होगी। क्योंकि जनरल भी इनके थे, इनकी लॉबी बड़ी तगड़ी थी, डिफेंस मिनिस्टर भी इनका था, सब इनके थे। तो इन्होंने क्या करा, 2-4 साल तो चुप रहे और फिर इन्होंने क्या करा, वही सिस्टम चालू रखा और वही जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर भर्ती चालू रखी, और जो आज तक चली आ रही। आज 70 साल हो गए, कोई कहने को तैयार नहीं है। इन ताकतवर लोगों से इतना लोग डरते हैं कि इनके खिलाफ बोलने को कोई तैयार नहीं। इसमें एक बात और लूँगा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि करियप्पा साहब ने या किसी और जनरल ने ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स की स्थापना करी थी। ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स मतलब एक ऑर्नामेंटल रेजिमेंट थी, बहुत फाइटिंग रेजिमेंट। उसमें सभी भारतीयों की भर्ती की गई, कोई जाति का आधार नहीं था। और वो जो ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स है उसने हर युद्ध में बड़ा तगड़ा काम करा। जब बड़ा तगड़ा काम करा, लेकिन ये जो जातिवादी लॉबीज हैं सेना में, इन्होंने क्या करा, इन्होंने उस ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स को भी बाद में, अभी आके कोई 10-1 साल पहले, इन्होंने उसको भी जो है जातिगत उसमें कन्वर्ट कर दिया और हिस्सेदारी खुद खा ली। जो 4-5 कम्युनिटीज़ हैं तगड़ी, वो सारी हिस्सेदारी खा गई। अब आप सवाल पूछिए। हाँ नहीं, हम ये जानना चाह रहे, जो करियप्पा लिखे थे, चिट्ठी लिखा था, उसका कोई असर नहीं हुआ फिर तो? हाँ, फिर वही ठंडे बस्ते में, वो तो ठंडे बस्ते में चली गई और उसके बाद करियप्पा साहब रिटायर हो गए और फिर जो है ये जो ताकतवर लॉबी थी ये उस सिस्टम को उसी तरीके से चलाती रही जी। और इन्होंने किसी भी दूसरी जाति को फौज में घुसने का मौका ही नहीं दिया। जी हाँ। और एक आप अपने बात कही, जो खास तौर से 39 की बात कही आपने, उस समय भी कुछ भर्ती हुए थे और उस समय अहीर रेजिमेंट था, उस पर आप फोकस कर? अहीर रेजिमेंट नहीं था। अच्छा। जो हैदराबाद रेजिमेंट थी उसके 33% थे। ओके। 33% अहीर थे, 33% जाट्स थे और 33% कुमाऊं। एक ही में तीनों थे? एक ही में 33% कर दिए थे। 33.33%। अच्छा, ये था और यही चला आ रहा था? यही शुरू से, ये पहले से चला आ रहा था। इसकी एक अलग से कहानी है, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा क्योंकि उसमें आपको बड़ा टाइम लगेगा समझने। हाँ बिल्कुल। जिस प्रकार से आपने बताया कि करियप्पा साहब ने भी लेटर लिखा था, यानी साफ था कि करियप्पा साहब को भी अंदाज़ा था कि जो भर्तियाँ हो रही हैं, जिस प्रकार से भर्तियाँ होती हैं, इसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ये साहब, ये तो सबको पता है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम क्या है कि ये सबको पता है, लेकिन उनकी जो कम्युनिटीज स्ट्रांग हैं उनके डर के मारे कोई बोलता भी नहीं। ये तो सबको पता है, किसको नहीं पता है? सबको पता है। सबको पता कि भाई सिख रेजिमेंट में सिख ही जाएगा, जाट रेजिमेंट में जाट ही जाएगा, कुमाऊनी रेजिमेंट में 75% कुमाऊनी जाएंगे, 22% 25% अहीर जाएंगे, गढ़वाल रेजिमेंट में गढ़वाली जाएगा, डोगरा रेजिमेंट में डोगरा जाएगा, मराठा रेजिमेंट में मराठा जाएगा। ये तो सबको पता है। जी जी बिल्कुल। लेकिन देश का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन इसमें सेनाओं में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने का नाम ले रहा। साहब हिम्मत ही नहीं कर रहा कोई। जी जी, हिम्मत ही नहीं कर रहा।
और कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई कहने को। मेरे जैसा एक पागल आदमी है जो 40 साल से 50 साल से बोले आ रहा है। जी क्या जी? चलिए हम आगे एपिसोड में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमने इस वीडियो में आपको बताया कि किस प्रकार से करियप्पा भी चाहते थे लेकिन यह काम नहीं हो सका। जी हाँ, लेकिन अगले वीडियो में हम और भी कुछ बताएंगे कि आखिर नेता लोग ने क्या किया। उसमें मुलायम सिंह यादव के भी यहाँ के रक्षा मंत्री रहे हैं, इनके पास भी ये गए थे और क्या कुछ हुआ है इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो के लिए आप तैयार रहिए क्योंकि और भी कई खुलासे होने वाले हैं। डॉक्टर ईश्वर सिंह यादव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। और निश्चित तौर पर अगले वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आखिर राजनेता क्या कुछ कहते हैं इस पर और कैसे अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, या वो भी चुप्पी साधते हैं। जी हाँ, आप पूरी फाइल देख रहे होंगे, अभी बहुत कुछ खुलना बाकी है। बने रहेगा, अगले वीडियो में और विशेष मिलेगा। कैमरा पर्सन हेमेंद्र के साथ मानवेंद्र, SPT.com के लिए मानवेंद्र, नमस्कार।